हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम संस्कृत का हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है कि छाया मूल वल्क कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प का मतलब आप जानते हैं फूल, पत्रे यानी पत्तों से, फल है यानी फल, छाया का मतलब स्टूडेंट आप जानते ही हैं, मूल का मतलब होता है बच्चों जड़, वल्क कले का मतलब होता है पेड़ की छाल, दारू भी यानी लकड़ियों से, महीरुहा का मतलब वृक्ष है एक, धन्या धन्य, अर्थिन यानी प्रार्थना करने वाले याचक जो होते हैं, जैसे आज अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अपन याचक है, विमुख है यानी मुंह नहीं मोड़ते, न का मतलब नहीं और यंती का मतलब होते हैं। अब देखिए ये आपका हिंदी अर्थ क्या कह रहा है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक जो है वो विमुख नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वृक्षों की परोपकारिता के बारे में बताया है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल से, लकड़ियों से परोपकार करते हैं और याचकों को कभी निराश नहीं करते, अर्थात याचकों से विमुख नहीं होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक तरीके से पेड़ आपको बहुत कुछ देता है ना। पेड़ आपको पत्तियां देता है, पेड़ आपको पुष्प देता है, पेड़ आपको फल देता है, पेड़ आपको छाल देता है, पेड़ आपको लकड़ियां देता है ना। लेकिन वो आपसे कभी विमुख नहीं होता, अपना मुंह कभी नहीं मोड़ता है, वो देता ही जाता है। पेड़ आपको छाया देता है, चलते राहगीर को छाया प्रदान करता है। लेकिन इंसान, ये बताया गया है इसके अंदर कि इंसान फिर भी विमुख हो जाता है, इंसान एक बार फिर भी अपनों से मुंह मोड़ लेता है। विहाय पुरुषम यो ही देवमावलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्छिन तिष्ठयन्ति वायसाः। अब देखिए कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ, उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, जो व्यक्ति पुरुषार्थ और उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है स्टूडेंट। देखिए समझाएंगे सर आपको कि प्रस्तुत पद्य में पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, तो उनके प्रभाव से कोई प्रभावित या भयभीत नहीं होता। जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के सिर पर कौवे बैठते हैं। क्या कह रहे हैं कवि आपसे, यहाँ पर कवि आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि जो व्यक्ति क्या करता है, पुरुषार्थ को, अपने काम को, अपनी मेहनत को स्टूडेंट छोड़ देता है, एक तरीके से मतलब वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो किसी पंडित ने ये बता दिया है कि जब तू इतने साल का होगा तब तेरे पास में ये होगा, तेरे पास ये होगा। मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स आज के ज़माने के अंदर हम लोग देखते हैं ना ये सारी चीज़ें, कि बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि पंडित जी ने तो मुझे ऐसे कह दिया कि तू तो 12वीं क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा, है ना। आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि कहते हैं कि भाई पंडित जी ने कह दिया 10वीं क्लास के अंदर आपका बच्चा तो फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएगा, 12वीं क्लास में भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएगा। तो अब वो बच्चा क्या करता है कि जो आलसी होता है ना, जिसके अंदर कम दिमाग होता है, वो सोचता है अरे पंडित जी ने कह दिया है मुझे, तो अब मैं तो फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाऊंगा, तो मैं पढ़ूं क्यों। अब एक बात बताइए कि जब उसने पुरुषार्थ छोड़ दिया, जब उसने साहस छोड़ दिया, जब उसने मेहनत छोड़ दी, तो अरे भाई वहाँ कॉपी के अंदर जब तू पेपर देगा तो क्या पंडित जी लिखने आएंगे। सोचने की बात है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो व्यक्ति निठल्ले हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, भाग्य के भरोसे रह जाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा पराजित ही होते हैं।
क्योंकि अगर कोई राजा ये सोच ले कि नहीं, मेरा तो धन संपदा भंडार, राजमहल का राजकोष ये जो भी है वो ख़त्म ही नहीं होगा, तो फिर उसके महल के द्वार के ऊपर भी कौवे आकर के बैठना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स। अगर वो भी मेहनत नहीं करता है या लड़ाइयाँ नहीं करता है, फतह नहीं करता है तो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना गृहे। यानी क्या कह रहा है, विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, मुसीबत के आने से पहले ही। क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदकर उचित घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है बच्चों। मतलब कि विपदा यानी कि जब कोई मुसीबत के आने से पूर्व ही उसे दूर करने का या उससे मुकाबला करने का उपाय इंसान को सोच लेना चाहिए, क्योंकि उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। विपत्ति के आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ सिद्ध होगा। यानी कि जिस वक्त आपके सामने कोई मुसीबत आ गई और उस वक्त अगर आप उपाय सोच रहे हो तो फिर वो आपके लिए फेल हो जाएगा। जैसे कि घर में आग लगने पर हम लोग तत्काल कुआं खोद ही नहीं सकते, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर जो हैं पाठ्य पुस्तक के वो दे रखे हैं, तो आप लोग इनको फिलिंग करेंगे। सर आपको इसमें आपके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, एडवाइज़र है ये आपकी, तो आपको आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर्स दे रखे हैं। आप लोग इनको फिल करेंगे, अपनी इसी बुक के अंदर फिल करेंगे। जब कुलदीप सर चेकिंग के लिए बुक मंगवाएंगे तो उस बच्चों के फिल होने चाहिए। एज वेल एज स्टूडेंट्स, संस्कृत की कॉपी में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 1 लगा करके आपको प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, 1 वर्ड आंसर, ये आप कॉपी में करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको कॉपी के अंदर ये संधि विच्छेद करने हैं। उदाहरण जैसे देखिए, समुद्र मासाध्य है तो इसका संधि विच्छेद करो, समुद्रम प्लस आसाद, इनको अलग अलग किया हम लोगों ने, पृथक किया। बाकी ये जो एक्सरसाइज आपको दिख रही है ये आप लोग इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स और समझेंगे, ठीक है। फिर आपकी जब स्कूल्स रीओपन होंगी अभी कुछ महीने के बाद, तो फिर हम इसे कंसल्ट करेंगे, सर एक बार और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन संस्कृत की कॉपी में अभी आपको एक तो ये क्वेश्चन करना है और एक ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए बच्चों, आप लोगों को योग्यता विस्तार के अंदर भी आपने जो पूरा पाठ पढ़ा है ना, इसकी मतलब समरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो एक बार आप लोग इसको भी रीडिंग करना। मतलब जो आप लोगों को श्लोक के अर्थ इसमें लिखे हुए हैं और जो मैंने समझाए हैं, तो वैसा का वैसा ही यहाँ पे और अच्छे से समझा रखा है, तो आप योग्यता विस्तार को भी एक बार पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।